हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। वीडियो का प्री एग्ज़ाम आ गया है। लास्ट टाइम पर मैं कुछ छोटी-छोटी ऐसी बातें बताने वाला हूँ। ये छोटी-छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी मैंने लिखा है, कुछ 5 पॉइंट ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पेपर पर बहुत फ़र्क डाल देती है। बातें बहुत छोटी-छोटी है। एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? सब कुछ आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। आपने कितनी तैयारी की है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कितनी मेहनत की है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एग्जाम में जाने से पहले और एग्जाम के समय कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिससे पूरा खेल ही बिगड़ जाता है कई बार अगर उसको हम फॉलो नहीं करें तो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे कई स्टूडेंट की बात होती है, मिलते हैं, वो कहता है तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन लास्ट टाइम पर ये हो गया और इस वजह से मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया। सब कुछ खेल ही चेंज हो जाता है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है लास्ट में, लेकिन अगर इन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे तो मानकर चलिए कि आप कुछ नंबर अपने बढ़ाकर ही आएँगे। ये जो है कुछ छोटी-छोटी बातें आपको 1% का तो बूस्ट देगी और 1% का बूस्ट कई बार मेरिट लिस्ट में आने में बहुत फ़र्क पैदा करती है, ठीक है? तो कुछ छोटी-छोटी बातों पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट, लास्ट टाइम रिवीजन पे, रिवीजन विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। लास्ट टाइम पर अब रिवीजन करने का टाइम आ गया। मेरे ख्याल से आप सबने अपना पूरा कोर्स कर लिया होगा प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे साथियों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। पहला रिवीजन, किसी का दूसरा रिवीजन, किसी के तीसरा, चौथा, पांचवा रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है? अब कोई ऐसा कैंडिडेट देख रहा है जिसने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया और सोच रहा है कि मेरे इस वीडियो को देखकर आप पार पार लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि वो मंत्र बोलते ही आपको सारी चीजें याद आने लग जाएंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल कुछ ऐसी जो मेरी बातें हैं वो सिर्फ़ उनके काम आने वाली है जिन्होंने अभी तक पूरी तैयारी कर ली है, लास्ट टाइम पर अपनी तैयारी को समेट रहे हैं, उनके काम का ये वीडियो, ठीक है? बाकी कोई मंत्र नहीं है, कोई औषधि जड़ी-बूटी नहीं होने वाली है। छोटी-छोटी बातें उस पर बात करेंगे। मैंने क्या लिखा? रिवीजन विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। जब आप लास्ट टाइम पर रिवीजन कर रहे हैं, पहली बार रिवीजन हो गया है, दूसरी बार या फिर पहली बार भी रिवीजन करना है, लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करें? एक तो ये तरीका कि पूरी किताब को वापस पढ़ें अब लास्ट टाइम पर। इतना टाइम भी नहीं बचा अब लास्ट में, अगर आपने रिवीजन कर लिया है या फिर नहीं भी किया है, पहले ही रिवीजन होने वाला, तो भी अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक्स को वापस पढ़ें, ठीक है? पूरी बुक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत लेंदी भी होता है, बहुत बोरिंग भी हो सकता है कि वापस सारी चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, कुछ चीज़ें रह जाएगी, छूट जाएगी। तो क्या करना, क्या तरीका हो सकता है लास्ट टाइम पर? आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जैसा एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, वो इसका मतलब है। इससे क्या होगा, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ये होगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जब बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिक वो टॉपिक क्लियर होता रहेगा। जो जो एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं आपको, जो आ रहे हैं इसका मतलब उससे जुड़े हुआ टॉपिक आपका क्लियर है, ठीक है? जो एमसीक्यू नहीं आ रहा है इसका मतलब उस टॉपिक में अभी भी कुछ कमजोरी, केवल उन टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लीजिए, केवल उन टॉपिक को पढ़ना है। जो जो आपको आ रहे हैं इसका मतलब कि लगभग लगभग काफी चीजें वहां से कवर है। जहां से नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक को वापस देख लीजिएगा। इतना भी आप कर लेंगे तो वहां से बेस्ट रिवीजन हो सकता है। दो फायदे हैं, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाला है, एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस होगी। हर एमसीक्यू जब आप सोल्व करते हैं तो वहां से पता चलता है कि किस तरह से एग्जाम पेपर को सोल्व किया जाता है। कोई सवाल हमारे सामने आ जाए, जब समस्या सामने आती है तब हमारा दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। तो जितना ज्यादा आप उस तरीके से रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आपका दिमाग उसी की तरह से वापस से करने लगता है। आप एलिमिनेटेड मेथड यूज करते हैं कि कौन सा यहाँ पर बाहर निकालेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, हर एक चीज उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और इसी के लिए मैंने जो आपको 2 टेस्ट बताए भी हैं। पहला टेस्ट 19 तारीख को हो गया है, ये भी आप दे सकते हैं। दूसरा टेस्ट 23 तारीख को ही होने वाला है। तो ये टेस्ट कम से कम, ये 2 टेस्ट जो है जिसमें हमने 120 प्रश्न रखे हैं, अभी फिक्स नहीं है प्रश्न कितने आएंगे। ये 240 का प्रश्न का लास्ट में प्रैक्टिस जरूर करके चले जाना, इन प्रश्नों को सॉल्व करना। यहाँ से आपका इन रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा, प्लस इनमें हमने बहुत ही बेहतरीन व्याख्या दे रखी है इन दोनों टेस्ट में, उन व्याख्या को भी पढ़कर चले जाना। बहुत ही आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। ये सभी के लिए हमने फ्री रखा है। 2 फ्री ऑनलाइन टेस्ट फ्री है सभी के लिए। कहाँ पर मिलेगा? ये क्वालिटी एजुकेशन का जो अपना ऐप है वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप 2 सेक्शन मिलेंगे, वीडियो कोर्स का, फ्री टेस्ट का, फ्री टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज पे जाइए, वहाँ पर फ्री टेस्ट का है, वहाँ पर फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे साथियों को सवाल आ रहा था कि मिल नहीं रहा है, फ्री टेस्ट का सेक्शन बिल्कुल साफ साफ लिखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रोजाना आपको बता रहा हूँ कि डेली फ्री टेस्ट आ रहा है, रोजाना 20 प्रश्न आपको फ्री मिलते हैं इन सब्जेक्ट के। तो वो तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। 300 प्लस प्रश्न लास्ट में जितना टाइम बचा है,
रोजाना 10-12 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। इन 10-12 घंटे में खूब सारे हजार प्रश्न, जो लास्ट के 50 दिन हमने प्रश्न दिए हैं वो तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान में रखते हैं, ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं। तो लास्ट में 1000 प्रश्न तो आप आराम से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। वो 1000 प्रश्न भी आपको बहुत एज देने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं। इसके अलावा भी जहाँ से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। अपनी अदर टेस्ट सीरीज में भी, जैसे कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, वो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत काम हो सकती है। ऐप पर ही आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ हमने 99 रुपीज़ के भी बहुत सारी टेस्ट रखी है। उसमें से 2 टेस्ट आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं, एक तो कंप्यूटर का और एक राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके में आपको 600 प्रश्न मिल जाएंगे प्रैक्टिस सही, सारी व्याख्या सहित। कंप्यूटर के लगभग 300 प्रश्न आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो बहुत सारे आपको हेल्प मिल सकता है। तो रिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर साथ में लिखे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा पेपर मैनेजमेंट। देखो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही हुआ तो आपका पेपर मैनेजमेंट सही हो जाएगा, और अगर पेपर मैनेजमेंट आपका सही है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा। क्या करना है इसमें, पहली चीज तो मैंने लिखा आपके लिए टाइम कम पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है, अगर आपने सही से मैनेज नहीं किया। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें टाइम इनफ मिलता है, आपको तो सवाल आना चाहिए, नॉलेज चेक की जाती है, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। जैसे बैंक का एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, वहाँ तो टाइम बहुत मायने रखता है, टाइम ही चेक किया जाता है, आप कितनी स्पीड कितनी है, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम में कहीं होता है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है, टाइम पर्याप्त दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ आपके पास 120 मिनट का टाइम है, 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। और सवाल कितने होंगे, सवाल मानकर चलिए कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। 120 सवाल भी आ सकते हैं, जैसा कि पिछली बार 100 और 120 की संभावना, 150 या 200 नंबर की सवालों की संभावना यहाँ पर कम लग रही। तो मान लेते हैं कि 120 सवाल अगर आपके पास आए तो फिर तो टाइम का इश्यू आ सकता है। इस बात को नोट कर लेना, इस एग्जाम में आपको टाइम का इश्यू हो सकता है। अगर 120 सवाल आए तो 100 सवाल में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर 120 सवाल दे दिए, वो एग्जाम में जाने के बाद ही पता चलेगा 120 आएंगे 100 आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मुश्किल हो सकती है मैनेज करने में, अगर 120 सवाल आए तो। इसमें क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग भी है, लगभग 20 से 25 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के, अगर 25 प्रश्न भी आते हैं, अगर 120 प्रश्न होते हैं और 25 प्रश्न मैथ्स रीजनिंग के, वहाँ पर संभावना बनेगी। 25 प्रश्न भी आते हैं, 2 मिनट भी एवरेज अगर मैथ्स रीजनिंग में लगता है तो 50 से 60 मिनट तो इसमें भी लग सकते हैं आपके। और बाद में अगर पेपर का थोड़ा सा लेवल रहा जहाँ पर आपको प्रश्नों में सोचने की जरूरत पड़ी तो टाइम की आपको इसमें कमी पड़ सकती है। तो करना क्या है, इसका मतलब है कि शुरुआत से ही स्पीड फास्ट रखनी है अपने आप की, अच्छे से पढ़ते भी रहना है और स्पीड भी फास्ट रखनी पड़ेगी। शुरू में अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पेपर सीक्वेंस, टाइम कहाँ वेस्ट होता है, इसमें मैं बात करता हूँ टाइम वेस्ट कहाँ हो सकता है आपका। पहले टाइम वेस्ट कहाँ हो सकता है उस पर सुनिए आप। एक तो जब आप सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं, वहीं से अगर आप लेट हो गए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम में पहुंचने पर आपने अपना तरीके से सही चीज़ों का मैनेज नहीं किया, कुछ चीज़ें भूल गए, बाद में वहाँ स्ट्रेस हो सकता है। उन चीज़ों को अगर सही से मैनेज नहीं किया तो भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी चीज़ें अपनी पहले से ही ध्यान में रख ले भी, क्या ले जाना है, किस टाइम पहुँचना, कब पहुँचना है, सारी चीज़ें वहाँ पर सही से कर ले। टाइम पर पहुँच जाए एग्जाम हॉल में, टाइम पर अंदर बैठ जाए, वहाँ से आपका टाइम। दूसरा टाइम वेस्ट आपका किस में हो सकता है, एक तो जब आप OMR फिलअप करते हैं, पेपर फिलअप करेंगे, OMR फिलअप करेंगे, तो वहाँ पर अगर सावधानी से नहीं पढ़ा, गलती हो गई तो 5 से 10 मिनट आपका वो खा सकता है। अगर किसी के भी गलती, मेरे साथ, मैंने जब पहले बहुत सारे एग्जाम दिए तो 1-2 एग्जाम में मेरे साथ ऐसा हो गया कि रोल नंबर या कुछ उसकी जगह कोई इंटरचेंज हो गया, गलत भरा गया, तो उसको वापस ब्लेड से मिटाने में, नया नंबर लिखने में या कुछ शुरुआत में अरेंज करने में, इसमें 5, 7, 8, 10 मिनट जा सकते हैं। अगर ये गलती कर ली, 8-10 मिनट वो लास्ट में बहुत भारी पड़ जाते हैं, उसको तो खास तौर पर ध्यान से भरना है। एग्जाम में बैठने से पहले वॉशरूम जाना है, पहले चले जाइए। एग्जाम में बीच में जाना, अगर ये प्रॉब्लम आई कि एग्जाम के बीच में अब जाना ही पड़ेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले से ही एकदम रिलैक्स हो जाए। वो आपके 5 मिनट खर्च कर सकता है। कईयों के साथ एग्जाम में ऐसा होता है, वो आप पहले से प्री प्लानिंग के साथ चलते नहीं, पहले खुद को मैनेज करते नहीं, बीच में अगर पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, बाहर जाना पड़ रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सेट कर लें, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेपर पे ध्यान कम रहता है, दूसरी जगह ध्यान ज़्यादा जा रहा है ना, इधर उधर देख रहे हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, को किस तरह से सवाल कर रहा है, कोई बाहर से आया उसको देख रहे हैं, है ना, वहाँ आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। सोचने में ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगाते हैं, आप प्रश्नों को सोच सोच कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता है। सोच सोच कर नहीं करना, जो आता है
कीजिए सवाल को, आगे बढ़िए। या फिर कई बार होता है कि मैथ्स रीजनिंग का कोई सवाल आया, आप एक सवाल में उलझ गए, हो नहीं रहा है, बार बार उसी में बाद में पता चला बहुत सारे प्रश्न छूट गए। कोई सवाल ऐसा आता है कि लग रहा है कि हमारा 1 मिनट भी ज़्यादा ले रहा है, उस सवाल को फिलहाल छोड़िए, आगे वाले सवाल पर बढ़िए। ये ऐसे ऐसी चीज़ें जिस पर टाइम वेस्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा कुछ चीज़ें और, पेपर को शुरू में नहीं पढ़ना, ये पेपर मैनेजमेंट की बात, लेकिन सारा टाइम मैनेजमेंट पर फर्क पड़ेगा। पेपर को शुरू में पूरा नहीं पढ़ना है, केवल देखना है। इसका क्या मतलब हुआ, शुरू में पूरा नहीं पढ़ना है। हम कई कैंडिडेट ये गलती करते हैं, जाएंगे, पेपर मिला है, आराम से पेपर को एक एक पेज को खोलेंगे, एक एक प्रश्न को पढ़ते रहेंगे। वो प्रश्न आपको बाद में पढ़ना ही है, पहले इतना टाइम नहीं है कि आप पहले एक एक बार पूरे पेपर को पढ़ लेंगे, बाद में एक एक प्रश्न को शुरू करेंगे। पेपर को सिर्फ देख लीजिए कि पेपर पूरे है कि नहीं है, 100 सवाल का जो सीक्वेंस है वो सारे 100 सवालों से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस इतना काफ़ी है। सवालों को पहले पढ़ के, आप पहले पूरा पढ़ोगे दोबारा फिर पढ़ोगे, इतना टाइम होता नहीं है। पहले अब अगर आप पेपर को पूरा पढ़ोगे तो कुछ प्रश्न ऐसे दिखेंगे आपको कि हाँ ये तो आते हैं, बीच में कुछ प्रश्न ऐसे आ गए जो आपको आते नहीं है, फिर तीसरा पेपर खोला उसमें भी ऐसे प्रश्न आते नहीं है। शुरू में ही आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा, शुरू में ही दिमाग खराब होने लग जाएगा, है ना। फिर जब आप पेपर भी करते रहोगे तो ध्यान वहां पर जाएगा। तो पेपर को शुरू में कुछ नहीं पढ़ना, प्रश्न को पहले पेपर देख लो कि बराबर पूरा पेपर आया हुआ है, फिर पहले प्रश्न से सोल्व करना शुरू कर लीजिए। जो सवाल आता है उसको टिक मार्क कर लीजिए कि हाँ मेरे को आता है, नहीं आता है आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नहीं आता है गोला कीजिए उस सवाल पे, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये सवाल मैंने किया नहीं, आगे बढ़ जाइए। ये तरीका है पेपर सोल्व करने का। पहले पूरा पेपर पढ़ लिया, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो सकता है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा पेपर का सीक्वेंस, किस तरह से पेपर को करना चाहिए। मेरी सलाह ये रहेगी इसमें, ठीक है, मेरी ये सलाह है आपको, और ये सलाह ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। आपको पहले, चाहे आप मैथ्स के कैंडिडेट हो, जो मैथ्स के कैंडिडेट हो वो मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है आप जीके वाले पोर्शन को पहले लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग को पीछे रखिए। क्यों, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि भले ही आपको मैथ्स रीजनिंग कितनी अच्छी आती हो, अगर एक आध सवाल भी ऐसा आ गया जिसमें आप उलझ गए और उसमें ज़्यादा टाइम चला गया, तो आपके हो सकता है पीछे वाले सवालों के लिए टाइम नहीं बचेगा। आपने मैथ्स रीजनिंग पहले उठाया, आपके 15-20 मिनट इसमें ज़्यादा लगे किसी कारण से, आप एक सवाल में उलझ गए कि आपको तो नहीं, मुझे तो करना ही करना है ये सवाल, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स का सवाल नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा दिमाग में बिठा लिया और उस सवाल को सोल्व करने बैठ गए, तो आपके 15 मिनट भी अगर कम पड़ गए तो लास्ट में जीके के सवालों में 15 मिनट में 30-35 प्रश्न भी छूट जाते हैं। 5 मिनट भी कम पड़ गया तो 10-15 प्रश्न छूट सकते हैं। इधर अगर जीके सवाल आपने पहले कर लिया, लास्ट में 5 मिनट कम पड़ गया और मैथ्स और रीजनिंग का सवाल छूटा, तो 5 मिनट में रीजनिंग और मैथ्स के लिए 5 मिनट में 1 या 2 सवाल छूटने की संभावना रहती है, जिसमें 5 मिनट लगते हैं मैथ्स रीजनिंग में। तो मैथ्स रीजनिंग को हमेशा बाद में रखिए, ये आपका टाइम बचा सकता है। कोई अगर उलझने वाला सवाल भी आए तो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। दूसरा, इजी प्रश्नों को पहले कीजिए, हार्ड प्रश्नों को बाद में कीजिए, क्योंकि हार्ड प्रश्न में आपको सोचना पड़ेगा। जो कठिन प्रश्न है, आपको लगता है कि ये कठिन प्रश्न है, मुझे इसमें सोचने की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल उसको पोस्टपोन रख सकते हैं, उसको सेकंड राउंड में इसको करेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि सोचने में भी टाइम चला जाता है, बाद में मान लो कि आपने कर भी लिया तो भी एक ही सवाल होगा, जबकि एक सवाल के चक्कर में अगर टाइम कम पड़ा तो आपके इजी वाले सवाल 10 सवाल छूट जाएंगे। इजी सवाल का भी उतना ही नंबर है, हार्ड सवाल का भी उतना ही नंबर है, तो पहले इजी सवाल किया जाए। इजी सवाल करने से आपके फटाफट फटाफट सारे सवाल होते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। हार्ड सवाल पहले किए, हार्ड सवाल में आप उलझ गए, आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ा, इजी सवाल भी जा सकते हैं बाद में, इजी सवाल भी आपको पता लगा भूल गए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ज़्यादा बेटर है, इजी से शुरू कीजिए, हार्ड पे पहुंचिए। तीसरा मैंने लिखा, पहले जो आते हैं, कई सवाल ऐसा लगता है कि हाँ छोटे से सवाल कर लेंगे, लेकिन जो आते हैं पहले उनको करना चाहिए, जो नहीं आते हैं ऐसा नहीं करना है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये नहीं सोचे कि पहला सवाल भी कर लिया, दूसरा सवाल नहीं आ रहा तो भी इसको भी अटेम्प्ट करते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें। जो नहीं आ रहा उसको पहले राउंड में बिल्कुल छोड़ देना है। आप 2 से 3 राउंड लीजिए, पहले राउंड में जो जो आते हैं पहले राउंड में उनको कर लीजिए, दूसरे राउंड में उनको कीजिए जिसमें थोड़ा सा डाउट हो, जो आपको कठिन लग रहा है, दूसरे राउंड में उसको पकड़ लिया, और तीसरे राउंड में जो नहीं आते हैं उनको भी सारा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम पर मान लो ऐसी कंडीशन आती है कि आपके 10-20 सवाल बाकी हैं, ठीक है, और 5 मिनट का समय बचा है, तो वहां पर ऐसा मत सोचना कि एक सवाल को कर लूँ, वो मुझे आ रहा है तो पहले उसको पढ़ लेता हूँ और उसको करूँ, मेरे लिए मैथ्स के सवाल छोड़े पहले उसको मैं सोल्व करूँगा, नहीं। आपके पास 5 मिनट बचा हुआ है और 2 सवाल आप उसमें मैथ्स के कर सकते हैं, तो वो मत करना। बजाय 10-20 सवाल आपके बचे हैं सारे, तो उन पर बिना आप दिमाग लगाए बस OMR शीट के गोले भर लेना, 2-3 सवाल वैसे ही राइट हो जाएंगे। ऐसी नौबत पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ऐसी नौबत आने नहीं देना है, पहले जो आते हैं वो सारे कर लेना, जो नहीं आते वो लास्ट में रखना। मान लो वहाँ टाइम कम भी पड़ा तो जो नहीं आते वही छूटे, कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है।
लास्ट में एक और चीज, OMR फिलअप करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी उसकी बात करते हैं। कई स्टूडेंट के साथ दिक्कत आती है, OMR भी सही से नहीं भर पाते हैं। OMR एक तो फिलअप करना है अपनी एंट्रीज को बहुत सावधानी से फिलअप करना है, वहाँ कोई मिस्टेक नहीं तो टाइम वेस्ट हो सकता है। उसके बाद जब गोले भरने होते हैं उसकी बात करते हैं। गोले भरने होते हैं तो गोले भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसमें गोला भरना तो कैसे क्या बताऊं कि इस तरह से गोला कीजिए, है ना, वो तो आप इतने समझदार हैं। एक गोला भरने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। गोला भरने के लिए 5-6 सेकंड बहुत होता है, इतना में आराम से भर सकते हैं, ठीक है। गोले भरने कैसे वो बताता हूँ। गोले जो एक सही तरीका मुझे लगता है, ठीक है ना, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, जो मुझे सही तरीका लगता है ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि आपने पहला सवाल किया फिर OMR शीट में पहले सवाल का गोला भर दिया, फिर दूसरा सवाल किया फिर दूसरे सवाल का गोला भर, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली क्या करना चाहिए, पहले पेपर को लीजिए, OMR शीट को फिलहाल साइड में रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50% 60% तक आप पढ़ लीजिए। मान लो कि आपने 1-2 सब्जेक्ट कर लिया, फिर एक 50-60 का एक सेट आपने कर लिया, उसमें जो आते हैं उस सब सवालों पे ऑप्शन पर टिक लगा दिए, जो नहीं आते उनको फिलहाल छोड़ दिया। फिर 60 प्रश्न आपने कर लिया, 60 प्रश्नों में आपका दिमाग भी लगा, दिमाग भी थोड़ा सा गर्म हुआ, उस दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स देना है। फिर OMR शीट लेनी है, सवालों में जिन जिन पे सवालों में आपने किया है टिक लगाया है, उस टिक के अनुसार सावधानी से देखते हो जो सवाल का नंबर है उसको सावधानी से देखते हुए गोला भर लीजिए। गोला भरने में 5-7 मिनट लगेगा, उस टाइम आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा। फिर अगला सेट लीजिए, 60 सवाल कर लिए तो 40 सवाल का सेट ले लीजिए, ठीक है। मान लो 100 सवाल हो गया, 20 सवाल और बाकी है, तो 20 सवाल जब लास्ट में बचे हैं तो टाइम भी कम बचा है, तो ऐसा नहीं कि पहले 20 सवाल करेंगे फिर लास्ट में गोला भरेंगे, पता चला कि 20 सवाल पेपर में कर लिए गोला नहीं भर पाए। वहां पर क्या करना, वहां 5-5 सवालों का सेट करना है, फिर गोला भरना है। और लास्ट टाइम पे तो भले एक सवाल, लास्ट टाइम पर ऐसा कर सकते हैं कि एक सवाल किया एक गोला भर लिया, एक सवाल किया एक गोला भर, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि एक सवाल आपने इधर कर लिया लेकिन गोला नहीं भर पाए। कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा भी होता है कि हमने पहले पूरा पेपर किया, टाइम होता जा रहा है, इधर इधर पेपर करते जा रहे हैं, 120 सवाल पूरे कर लिए, उसके बाद गोला भरने बैठे, पता चले आधे गोले भरे और टाइम पूरा हो गया। वैसा बिल्कुल, क्योंकि गोला भरने में भी टाइम लगता है, गोला भरने में भी टाइम लगता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि गोला तो हम 5 मिनट में भर देंगे, 5 मिनट में 120 गोले नहीं भरे जाते हैं, पर्याप्त समय रहना चाहिए। इसलिए इसको टुकड़ों में बांट कर करना चाहिए, पहले आधा पेपर कर लो फिर आधे गोले पूरे भर लो, फिर थोड़ा सा और कीजिए फिर, तो इस तरह से गोला भरने का तरीका ये है। अब लास्ट में आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है ना कि तुक्के कैसे लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग। पिछला वीडियो में बहुत सारे साथियों कमेंट आके सर अब तो ये बताओ कि तुक्के कैसे लगाने हैं। बहुत सारे तुक्के भी लगाए जाएंगे, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब बराबर हो गए हैं, सारे सवाल करने हैं, 120 के 120 करने हैं। पर याद रखना जिन्होंने मेहनत की है ना उसके तुक्के भी सही जाएंगे, जिसने मेहनत नहीं की उसके तुक्के भी गलत जाएंगे। मैं वो नहीं बताने वाला हूँ कि हाँ ये एक मेरा एक सीक्रेट मंत्र है, इसको यूज करना सारे तुक्के सही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुक्के भी उसी के सही जाएंगे जिसने मेहनत की है। फिर भी कैसे लगाना है, तुक्के लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई लगाएगा कुछ नहीं आ रहा, अकड़ बकड़ बम्बे बो, जिसका कुछ नहीं तैयारी की वो अकड़ बकड़ बम्बे बो, हाँ ये आ गया, ये राइट हो गया। कोई करेंगे जय माता जी, ये करेंगे कहाँ पे नारा, ये जय माता जी की, ठीक है। ये सारे तरीके से तुक्के नहीं लगाने, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई इस तरह से तुक्का लगाता है कि हाँ मेरा नाम ए से शुरू हो रहा तो अब जो बाकी जिन नहीं आ रहे उस सबको ए कर दो, ए सही है, या फिर सी कर दो, इतने में से कुछ तो राइट होंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा तो दिमाग लगाकर तुक्के लगाने हैं, सवाल ज़्यादा सही हो जाने के चांसेस रहेंगे। वहां पर आपको काम में लेना है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करते जाना है। अब एलिमिनेशन मेथड ऐसा नहीं है कि आपके हर सवालों में काम आएगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि ऑप्शन कट, अच्छे से सवाल को पढ़िए, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी थोड़ा सी जानकारी हो। अभी देखो, अभी आप चारों सवालों में कुछ नहीं आता है तो 25% संभावना है आपके सवाल सही होने, क्योंकि करने तो सारे हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं, सारे सवाल करने हैं। इसलिए मैंने कहा टाइम भी कम पड़ सकता है क्योंकि सारे सवाल करने हैं। अब यहाँ पर आपको एक कुछ भी नहीं आता है तो तुक्का लगाना है तो 25% चांस ही है। मान लो कि आपने अगर एक ऑप्शन भी हटा दिया कि ये ऑप्शन तो संभावना बहुत कम है कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो आपके सवाल सही होने की संभावना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी की अगर हम थोड़ी सी प्रायिकता वाली गणित लगाए तो 33% संभावना आपके सही है कि आपकी सवाल सही हो सकता है। और अगर आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए फिर तो 50% चांस रहता है कि आप यहाँ पर इस सवाल को सही कर देंगे। 50% चांस, अगर आपने 2 कट कर दिए फिर तो लगभग ये मान कर चले कि मैक्सिमम सवाल आपके सही होने वाली संभावना। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में बस ऐसे ही गोले भर दिए कि ये तो आ नहीं रहे, OMR शीट खोली और उस पर गोले भर दिए। सवाल को देखना है, अच्छे से पढ़ना है। कई बार पढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं तो याद आ जाता है, तो तुक्के भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं लगाने कि लास्ट में ये 4 गोले हैं, किसी पर भी पेन आया वहाँ पर गोला कर दिया। इस तरह से भरोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल तुक्के भी दिमाग लगाकर करना है कि कौन सा यहाँ पर हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट।
जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आती है हमारा स्ट्रेस बढ़ता रहता है, लेकिन लास्ट में जो स्ट्रेस को मैनेज कर लेगा वो एग्जाम में 4 से 5 सवाल ज़्यादा करके आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट में अगर आपकी टेंशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब आप आपके जो पढ़ी हुई चीज़ें आप भूलते जा रहे हैं, लास्ट में बहुत ज़रूरी है। लास्ट में कईयों के नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे या फिर आसपास के लोग होंगे जिनसे बात करने से हमेशा नेगेटिविटी, ऐसे लोगों से पहले से ही दूर हो जाइए। ऐसे दोस्त से भी, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भले, है ना, तो ऐसे दोस्त से दूर हो जाइए जो आपको नेगेटिव कर रहा है, बार बार इस तरह से बता रहा है अपना नंबर नहीं आना, अपने से तो कुछ होना नहीं है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, प्री एग्जाम है अभी, तो प्री एग्जाम में 50, 60, 70 हज़ार लोगों को लेंगे तो आराम से नंबर आएंगे। 60, 70 हज़ार में नहीं आएगा तो किस में आएगा? आराम से नंबर आएगा। अभी ये नहीं सोचना कि मेरे तो टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, हो सकता है वो दिन आपका अच्छा हो, 10-20 सवाल वैसे ही ज़्यादा हो जाए। नेगेटिव मार्किंग से कईयों को ये लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने तो बहुत मेहनत की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मेहनत की, उसका फर्क ज़रूर आपको एग्जाम में दिखाई देगा। इतने ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जिसको कुछ नहीं आता वो बहुत आगे निकल जाएगा। आपने अगर मेहनत की है तो आपको अपने सवाल तो आएंगे ही आएंगे, जो बाकी के सवाल उसमें भी आपको फायदा मिला है, तो ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करनी है। पॉजिटिव रहिए, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप गेन करके आएंगे। दिमाग में ये नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, वो एकदम से टेंशन लेकर आ जाता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा जो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी। लास्ट में इमोशनल होने से या इमोशंस की वजह से एग्जाम पास नहीं होते हैं, है ना। लास्ट टाइम पर ये मोटिवेशन का तरीका नहीं होता। मैं इस तरह से मोटिवेशन नहीं दूंगा आपको कि हाँ अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को आपको पूरा करना है, ठीक है। उनके चेहरे को देखिए आप, या फिर उन लोगों ने कितनी मेहनत करी है। इतनी उम्मीदों को लेकर अगर आप जाओगे ना कि मुझे अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, मेरा इतना सारा है, उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। सिर्फ इमोशनल हो जाने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। इन इमोशंस, यहाँ पर अब इमोशंस काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर काम आने वाला है आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, वही चीज़ें लास्ट में काम आने वाली है। अगर दिमाग पे ये चीज़ें हावी कर ली, इन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल साइड में रख दीजिए, है ना। आपके जब हम ये सोच कर जाते हैं कि मुझे तो एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, नहीं तो बाद में क्या होगा, है ना। गर्ल्स बहुत ज़्यादा इस तरह से सोचती है कि ये प्रॉब्लम होगी, बाद में ऐसी प्रॉब्लम होगी, अब मेरा तो कुछ नहीं होगा। ये जो इमोशंस अगर आपने अपने ऊपर हावी कर लिया ना, तो ये आपकी केवल स्ट्रेस को बढ़ाएगा। एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला है। ये सोचकर कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, मुझे उनके इतने बड़े सपने पूरे करने हैं, ये सारा इतना बोझ अगर आप एग्जाम में लेकर जाएंगे, उस बोझ से एग्जाम क्लियर नहीं होता। इतना बोझ नहीं रखना, इससे एग्जाम क्लियर होते तो हम भारतवासी वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होते। आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत की है, लास्ट में वही काम आते हैं। इमोशंस काम आते हैं, काम आएंगे 6 महीने पहले, एग्जाम से 6 महीने पहले वो चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है ना। आपके माता पिता के सपने, आपके माता पिता आपको 6 महीने पहले मोटिवेट कर सकते हैं, लास्ट टाइम पर नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, वो उल्टा ज़्यादा आपको डिप्रेशन में डाल देगी। तो इस चीज़ों से फिलहाल दूर रहना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अपना अपना काम करना अपने को। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सही अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वो चीज़ें काम आएगी। अपने इमोशंस को फिलहाल कंट्रोल में रखिए। और लास्ट में बहुत सारा स्ट्रेस तो ये बढ़ा देता है, एग्जाम हॉल डायरेक्शन। आपके प्रवेश पत्र पे बहुत सारे डायरेक्शन लिखने हैं, कितनी बजे पहुंचना है, कितने टाइम पहले पहुंचना है, उतने टाइम पहले पहुंच जाना। ड्रेस कोड का पालन जरूर करना। ड्रेस कोड में क्योंकि सर्दी पड़ रही है, सर्दी में आपको स्वेटर पहनने का दिया है, वहाँ पर स्वेटर, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, तो सही से वहाँ पर लिखा कि आपको केवल सिंपल स्वेटर पहन के जानी है ना, जिसमें कोई बटन नहीं हो। पता चले कि आप बिल्कुल सजावटी फैंसी वाली पहन के चले गए, इतना ये लटक रहे, वो लटक रहे, इतना बड़ा बटन और खुला दिया वहाँ पर, अब ठंड से मर रहे हैं, कैसे पेपर को करें। बिल्कुल सिंपल से स्वेटर को अलाउ किया है, बहुत अच्छी बात है कि ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हमेशा की तरह हाफ बाजू वाला आपको पहन के जाएं। स्वेटर को अलाउ है, कोई शाल अलाउ नहीं है, कोई दूसरी चीज़ ऐसे जिसमें बड़े खास तौर पर लिखा हो कि बड़े बटन वाले, आपको ऐसा कुछ भी नहीं, तो अरेंज कर लेना अपने लिए। मम्मी की पहन के चले जाना, पापा की पहन के चले जाना, भाई की पहन के चले जाना, पर स्वेटर होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल, जिसमें कोई जेब नहीं हो, ये भी लिखा हुआ है। तो ड्रेस कोड का पालन करना। बाद में वहां पर जाकर अधीक्षक से उनसे बहस करना, उसका कोई फायदा नहीं, वो स्ट्रेस ही देना है। तो वहाँ ये भी ध्यान रखना है। कई लोग मैं देखता हूँ जाकर, जो भी केंद्र अधीक्षक होते हैं या जो अपने इन्विजिलेटर आते हैं, उनसे बहस करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, स्ट्रेस और बढ़ाते हैं। कुछ नहीं करना अपने को, तो सीधे सिंपल जाकर अच्छे से एग्जाम देकर आना। तो ये एग्जाम हॉल के डायरेक्शंस जो भी हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी बात एग्जाम बिगाड़ देती है ना। मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई कि
छोटी सी बात पर इन्विजिलेटर से बहस करा ली, उन्होंने पकड़ के वहाँ पर अधीक्षक के पास लेके चले गए, 15 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं होगा, बस खत्म एग्जाम, 15 मिनट आपके वेस्ट, एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को वहाँ पर भी कंट्रोल रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान में रखना है वो है आपका डेली रूटीन का मैनेजमेंट। अब एग्जाम आ गया है और एग्जाम के साथ ही सर्दी भी एकदम से बहुत बढ़ गई है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, अब तो रात को बस जल्दी से रजाई ओढ़ कर सोने का मन करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो कुछ नहीं है, कंफर्ट चाहिए ना, अभी सर्दी में कंफर्ट, थोड़ा सा टाइम और बस है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर ही निकलना। कंफर्ट जोन में रह गए तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। सर्दी लग रही है तो भी लग रही है, थोड़ा सा अगर उसको सोच लिया कि हाँ नहीं लगेगी तो हो जाता। विद्यार्थी जीवन में आपको इतना करना पड़ेगा, अभी आपका कंपटीशन एग्जाम, एक कैंडिडेट जिसको सर्दी उसको भी लग रही है, सर्दी वहाँ पर भी पड़ रही है, फिर भी वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ये है कि सर्दी को छोड़कर, बस पढ़ाई को छोड़कर सर्दी की वजह से अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से अनुशासित रहना है, जो टाइम आपने सेट किया है कि मुझे इतना पढ़ना है तो फिर वो उतना पढ़ना है। ठीक है, मिनिमम 10 से 12, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपकी क्षमता है, मैक्सिमम भी, ये मैक्सिमम लिमिट भी और मिनिमम लिमिट भी इसी को मान लीजिए कि 10 से 12 घंटे की लास्ट टाइम पर पढ़ाई आपको करनी है। सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करना। सोशल मीडिया कोई भी आप व्हाट्सएप भी खोलते हैं, फेसबुक, और ये तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, ये फेसबुक ट्विटर इन पर सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप है तो कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, मोबाइल का कम से कम आप लास्ट में यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया से तो बच कर रहिए, सोशल मीडिया से तो बच कर रहिए। कब आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दिन भर में, तो लास्ट में बहुत रिस्ट्रिक्टेड इसको करना है। दूसरा, कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, अगर यहाँ पर आप कोई काम कर रहे हैं तो मैंने कहा इसको हमेशा बोलता हूँ आपको, अभी फिलहाल एग्जाम के टाइम डेलीगेट कर दीजिए, दूसरों को सौंप दीजिए अपना काम, ऐसा काम जो दूसरे कर सकते हैं वो दूसरों को दे दीजिए। ठीक है, डेलीगेट कर दीजिए, या डेलीगेट करने के लिए कोई है नहीं तो किसी काम, उस काम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, पेंडिंग कर लीजिए, थोड़ा सा उस काम को पेंडिंग कर लीजिए, बाद में कर लेंगे 4-5 दिन बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए चाहिए अपने डेली रूटीन में, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने योग को शामिल कीजिए, ध्यान को शामिल कीजिए, वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपकी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। जब आप ध्यान करते हैं, ठीक है, वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपकी जो दिमाग की क्षमता है उसको बढ़ाता है। सिंपल सा ध्यान, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बैठिए, अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना, बस इतना सा है, सांसों पर ध्यान देना, सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, बस इतना सा काम करना है। वो आपकी मस्तिष्क को, आपकी जो चीज़ें आप भूल जाते कई बार पढ़ा हुआ, वो उस चीज़ों में मदद करेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अपनी डाइट और नींद वो बैलेंस रखनी है। ठीक है, डाइट और नींद दोनों को बैलेंस रखना है, एग्जाम के चक्कर में उनसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारी दिमागी क्षमता पर। ठीक है, तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो एग्जाम से पहले, बहुत मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें कई बार पूरा पेपर का खेल बदल देती है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, खासतौर पर इनको ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा है, आपके अगर अच्छा लगा है आपको, तो आपके दिल के जो भी उद्गार है वो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। लाइक का बटन है उसको आप दबा सकते हैं, है ना, मुझे भी वो मोटिवेट करता है। आपको कोई डाउट्स हो तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।